महाराष्ट्र से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला। पहली बार ऐसा हुआ जब किसी गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटें जीती हैं। यह इतिहास बन गया। बीजेपी की महायुति को, यानी बीजेपी के गठबंधन को 288 में से 234 सीटें मिली हैं, जो कुल सीटों का 80% है। इंडिया गठबंधन के महाविकास अघाड़ी को सिर्फ 48 सीटें मिली, जो कुल सीटों का लगभग 20% है। इसे आप महाराष्ट्र की जनता का नया 80-20 फॉर्मूला भी कह सकते हैं, 80 और 20 का फॉर्मूला। महाराष्ट्र की जनता ने 80% सीटें बीजेपी गठबंधन को दी हैं और सिर्फ 20% सीटें उन्होंने विपक्ष के कांग्रेस के गठबंधन को दी हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता की चॉइस क्या है। यह 80-20 नया फॉर्मूला। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को लगभग 50% वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन को 34% वोट मिले और दोनों गठबंधनों के बीच 16% का विशाल अंतर है, बड़ा अंतर है। 16% बहुत बड़ा अंतर होता है। एक नई पार्टी आ जाए इसमें, यह अंतर महाराष्ट्र में पूरी कांग्रेस पार्टी को मिले वोटों से भी 4% ज्यादा है। और इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में विपक्षी दल बीजेपी गठबंधन के खिलाफ मुकाबले में दूर दूर तक थे ही नहीं, लेकिन हमारे देश के चुनावी पंडित इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार ऐसा हुआ जब बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटें जीती हैं। बीजेपी गठबंधन की 234 सीटों में से बीजेपी को अकेले 133 सीटें मिली, शिवसेना को 57 और एनसीपी को 41 सीटें मिली हैं। तो यह है पूरा टीम का ब्रेकअप। बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 89%, यानी कुल सीटों में से 89% सीटें बीजेपी ने जीती हैं। शिवसेना का 68% स्ट्राइक रेट और एनसीपी का 69% स्ट्राइक रेट रहा है। और यह देश में पहली बार है जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में 3 पार्टियों के गठबंधन का औसत स्ट्राइक रेट लगभग 80% है और बीजेपी का तो लगभग 90% है। सोचिए, बीजेपी ने जितनी सीटें जीती उनमें से लगभग 90%, जितनी सीटों पर चुनाव लड़ा 90% जीत ली। बीजेपी की टीम में जितने भी खिलाड़ी थे, सब ने शानदार बैटिंग की, शानदार प्रदर्शन किया और सबसे शानदार प्रदर्शन खुद बीजेपी के इस पूरे इकोसिस्टम का है। बीजेपी ने 149 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से उसने 133 सीटें जीती और यह बहुमत के लिए जरूरी 145 सीटों से सिर्फ 12 सीट कम है और बीजेपी का स्ट्राइक रेट है 89%। इसके अलावा बीजेपी ने पिछली बार से 28 सीटें इस बार ज्यादा जीती हैं। इसकी तुलना में इंडिया गठबंधन ने 288 में से सिर्फ 51 सीटें जीती। अभी तो 51 से भी कम हो गई हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा 21 सीटें उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जीती, 15 सीटें कांग्रेस ने और सिर्फ 10 सीटें शरद पवार की पार्टी ने जीती हैं। देख लीजिए कितनी बुरी हालत है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 15% है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 21% और शरद पवार का सिर्फ 12%। इन तीनों विपक्षी पार्टियों का यह अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। पिछले चुनावों की तुलना में शरद पवार को 44 सीटों का नुकसान हुआ है। वो 54 सीटों से सीधे 10 सीटों पर आ गए। उनके जीवन का सबसे बुरा चुनाव है ये। इससे पहले उनकी पार्टी ने इससे बुरा प्रदर्शन कभी नहीं किया। उद्धव ठाकरे को 35 सीटों का नुकसान हुआ और वो सीधे 56 सीटों से 21 सीटों पर आ गए। उनका भी जीवन का सबसे बुरा चुनाव है। इससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार और पवार खानदान का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में आ गया है और जनता ने 64 वर्ष के उद्धव ठाकरे और 83 वर्ष के शरद पवार को यह कह दिया है कि अब उन्हें वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, यानी वीआरएस उन्हें ले लेना चाहिए। शरद पवार लगातार कह रहे थे कि मेरा आखिरी चुनाव है, इस बार जनता मुझे वोट दे, लेकिन जनता ने आखिरी बार उनके आखिरी चुनाव में भी यह मौका उन्हें नहीं दिया। और कई बार ऐसा होता है कि जब बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े लोग अपनी आखिरी पारी खेलते हैं, वो सोचते हैं कि आखिरी पारी में भी सेंचुरी लगा दूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और शरद पवार के साथ भी ऐसा हुआ। उन्होंने सोचा था कि वो सेंचुरी के साथ अपनी पारी समाप्ति की घोषणा करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 10 रन बना पाए। याद कीजिए, डॉन ब्रैडमैन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो भी अपने आखिरी मैच में रन नहीं बना पाए थे। महाराष्ट्र के नतीजों में असली और नकली का फैसला अब हो चुका है। महाराष्ट्र में 51 सीटें ऐसी थी जहां एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच सीधा मुकाबला था।
इनमें 35 सीटें एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जीत ली और सिर्फ 15 सीटें उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने जीती। और आम जनता ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को अब असली शिवसेना मान लिया है। इसी तरह कुल 37 सीटें ऐसी थीं जहां शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीधी टक्कर थी। इनमें से 28 सीटें अजीत पवार की एनसीपी ने जीत ली और सिर्फ 7 सीटें शरद पवार की एनसीपी ने जीती। और आम जनता ने अजीत पवार की एनसीपी को असली एनसीपी मान लिया। तो यह असली नकली की लड़ाई, अदालत में चाहे जो मर्जी फैसला हो, लेकिन जनता ने इस फैसले को आज ही कर दिया और बता दिया कि वो किसे असली एनसीपी मानती है, किसे असली शिवसेना मानती है। इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा 101 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और उसने ज्यादातर सीटों को खराब कर दिया। 101 में से सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस जीत पाई, जबकि पिछले चुनाव में उसने 44 सीटें जीती थी। कितनी सारी सीटें कांग्रेस ने खराब कर दी इस गठबंधन के लिए, यह आप अंदाजा लगा सकते हैं। 101 में से सिर्फ 15 सीटें जीती हैं। वोट परसेंट है सिर्फ 12%। इसके अलावा पिछली बार कांग्रेस का वोट शेयर था 15%, जो घटकर इस बार रह गया 12%। और जो इस गठबंधन की बुरी हालत हुई है उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी सीटें खराब कर दी। क्रिकेट की भाषा में कहें तो कांग्रेस ने सबसे ज्यादा गेंद खेली और सबसे ज्यादा गेंदें बर्बाद की और रन सबसे कम बनाए। यह स्थिति तब हुई जब महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने 7 रैलियां और एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। यह वही प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें राहुल गांधी ने सेफ का मतलब तिजोरी बताया था और इस तिजोरी से उन्होंने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर निकालकर दिखाई थी। इसके बावजूद महाराष्ट्र में कांग्रेस बुरी तरह से हार गई। यानी अडानी का यह मुद्दा कम से कम महाराष्ट्र में तो बिल्कुल नहीं चला। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी ने मिलकर 48 सीटें जीती हैं, जबकि बीजेपी गठबंधन में अकेले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने ही 54 सीटें जीती हैं। यानी एकनाथ शिंदे की एक अकेली पार्टी पूरे इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ गई। महाराष्ट्र के सभी क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई है। मराठवाड़ा की 47 में से 42 सीटें, विदर्भ की 60 में से 47, पश्चिम महाराष्ट्र की 70 में से 54 सीटें बीजेपी ने और उनके गठबंधन ने जीत ली, जबकि इन सभी क्षेत्रों में इंडिया गठबंधन ने सिर्फ 30 सीटें जीती। केवल मुंबई एक ऐसी जगह है जहां इंडिया गठबंधन ने थोड़ी सी टक्कर दी है। मुंबई की 36 में से 22 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती और 14 इंडिया गठबंधन ने जीती है। बीजेपी को इस बार ग्रामीण इलाकों में बम्पर वोट मिले हैं। ग्रामीण महाराष्ट्र की 173 में से 145 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती और सिर्फ यहां 23 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली। शहरी महाराष्ट्र की 115 में से 89 सीटें बीजेपी गठबंधन ने जीती और सिर्फ 25 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। तो शहर और गांव का भी आपने ब्रेकअप देख लिया। इन नतीजों से पता चलता है कि आम जनता ऐसे नेताओं को ज्यादा स्वीकार करती है जो जमीन से नीचे से उठकर आए हैं, और ऐसे नेताओं को अब खारिज कर रही है जो एक बड़ी राजनीतिक विरासत से आए हैं, बड़े बड़े राजनीतिक खानदानों से आ रहे हैं और अपने बड़े बड़े महलों में बैठकर राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को जनता नकार रही है। इनमें एकनाथ शिंदे ऐसे नेता हैं जिनका घर आम जनता के लिए हमेशा खुला रहता है। वो एक मामूली से कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और एक जमाना था जब 16 वर्ष की उम्र में वो ठाणे में ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो ठाकरे खानदान से आते हैं और जो नीचे से ऊपर नहीं बल्कि उन्होंने ऊपर से ही अपनी राजनीति शुरू की, और शायद यही कारण है कि उनका जनता के साथ वैसा जुड़ाव नहीं बन पाया जैसा एकनाथ शिंदे का है। दूसरा, आज के नतीजे ये भी बताते हैं कि उद्धव ठाकरे ने शायद मुस्लिम वोटों के चक्कर में हिंदू वोटों का भी नुकसान कर लिया। उद्धव ठाकरे ने सोचा होगा कि अगर वो हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़कर धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, बीच के रास्ते पर चलेंगे, तो इससे उन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों के वोट मिल जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही, और उन्हें ना तो हिंदुओं के वोट मिले और ना ही मुसलमानों के वोट मिले, और कांग्रेस के मुस्लिम वोट उद्धव ठाकरे की पार्टी में ट्रांसफर नहीं हुए, और ये सारे जो वोट हैं ये उद्धव ठाकरे से छिटक कर दूर चले गए। और जो हिंदू वोटर उनका हुआ करता था, जो बाला साहब ठाकरे के जमाने में उनका कोर वोटर माना जाता था, वो वोटर भी उन्हें छोड़कर चला गया। इससे यह पता चलता है कि जनता आज भी विचारधारा को देखती है। अगर आपने कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा को बदल लिया है तो देश की जनता इसे पसंद नहीं करती, और उद्धव ठाकरे ने
कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा को बदल लिया था। यानी सत्ता पाने के लिए जो गठबंधन होते हैं वो जनता को पसंद नहीं होते। जनता आज भी विचारधारा जरूर देखती है। इस बार ज्यादातर हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोट डाला और बीजेपी ने एक है तो सेफ है का जो नारा दिया वो नारा महाराष्ट्र में सुपरहिट हो गया। बटेंगे तो कटेंगे का जो नारा दिया उसका भी असर पड़ा, लेकिन इसमें दोनों में फर्क यह है कि बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है ये नेगेटिव नारा है, ये नकारात्मक नारा था, और एक है तो सेफ है ये सकारात्मक नारा था, ये पॉजिटिव नारा था। महाराष्ट्र में कुल 22 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या 25% से ज्यादा है और इन सीटों पर हिंदुओं के वोट बंटने से बीजेपी ज्यादातर चुनावों में हार जाया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इन 22 सीटों में से बीजेपी गठबंधन ने 10 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन ने 11 सीटें जीती। सोचिए, जिन जगहों पर मुस्लिम वोटर 25% से ज्यादा हैं वहां भी बराबर की टक्कर है। और इनमें भी भिवंडी पश्चिम की जिस सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, अंधेरी वेस्ट में 27% मुस्लिम वोटर्स, बांद्रा वेस्ट में 23% मुस्लिम वोटर, वहां भी बीजेपी जीत गई। और बीजेपी को यह जीत इसलिए मिली क्योंकि इन सीटों पर हिंदू वोट एक हो गए, विभाजित नहीं हुए। इनमें अंधेरी वेस्ट वही सीट है जहां से बाबा सिद्दीकी विधायक थे जिनकी पिछले महीने हत्या हो गई, और इस हत्याकांड में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था और सलमान खान भी इसी अंधेरी वेस्ट सीट के वोटर हैं, वो भी वोट डालने के लिए यहां पर आए थे, लेकिन यह सीट भी वो हार गए। दूसरा, जिन सीटों पर मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहां बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को ना के बराबर वोट मिलते हैं, और इस बार ऐसी 5 सीटों पर विपक्षी दलों को ही जीत मिली है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार 2 सीटें जीती, इस बार उन्हें 1 सीट मिली और इस सीट का नाम है मालेगांव सेंट्रल। इस सीट पर 78% मुस्लिम वोटर हैं और 18.5% हिंदू, और ओवैसी की पार्टी ने यह सीट सिर्फ 75 वोटों से जीती है, जिसमें जो पोस्टल वोट हैं जो उनकी गिनती होनी अभी बाकी है। इससे यह पता चलता है कि मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी मुसलमानों के वोट बटे हैं और उससे विपक्षी दलों के बीच एक कड़ा मुकाबला हो रहा है। तो पहले हम बात कर रहे थे हिंदू वोट जो हैं वो बट रहे हैं, लेकिन इस बार महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट भी बट गए। एक और एम फैक्टर है और वो है महिलाओं का फैक्टर। पिछली बार के मुकाबले इस बार महिलाओं ने 6% ज्यादा वोटिंग की और इसी वोटिंग ने महाराष्ट्र के चुनावों को पलट कर रख दिया। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान के बाद महाराष्ट्र में लाड़की बहन नाम की योजना शुरू की थी, जिसके तहत 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देने का ऐलान हुआ। और जब महिलाओं में यह योजना सुपरहिट हो गई तो बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 1,500 रुपए को बढ़ाकर इसे 2,100 रुपए करने का वादा कर दिया, जिससे बीजेपी को महिलाओं के बम्पर वोट मिल गए। इसलिए ये जो लाभकारी योजनाएं होती हैं जिनमें पैसा दिया जाता है घर बैठे, ये योजनाएं बड़े काम आती है। इसके अलावा महाराष्ट्र में महिलाओं को इस योजना की आखिरी किश्त दिवाली से ठीक 1 दिन पहले भेजी गई थी, जब महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार चल रहा था। महाराष्ट्र में बीजेपी गरीब महिलाओं को सालाना 3 गैस सिलेंडर मुफ्त में दे रही है और उसने गरीब किसानों के बिजली के बिल भी माफ कर दिए, जिससे उसे चुनावों में बहुत फायदा हुआ है। इस फैक्टर को आप भूलिएगा नहीं। हर राज्य में जिस पार्टी ने इस तरह की जो योजनाएं हैं, जिन्हें आप रेवड़ी भी कहते हैं, जिस पार्टी ने ज्यादा रेवड़ियां बांट दी वो पार्टी फायदे में जरूर रहती है। चाहे अभी आप देखिएगा झारखंड में भी यही हो रहा है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही हो रहा है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भी ऐसे ही चुनाव जीता। आज महाराष्ट्र में नरेंद्र प्लस देवेंद्र की भी चर्चा हो रही है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उनके साथ हैं देवेंद्र फडणवीस। नरेंद्र प्लस देवेंद्र का जो फॉर्मूला है ये चल गया और देवेंद्र फडणवीस इस जीत के मैन ऑफ द मैच हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में देवेंद्र फडणवीस का कद और बढ़ जाएगा, देश की राजनीति में भी उनका कद बढ़ेगा। अब बड़ी बात यह है कि क्या वो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। जब बीजेपी की गठबंधन सरकार में एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने, तब फडणवीस ने उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनकर पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और अनुशासन दिखाया और इसके साथ वो बीजेपी को भी लगातार मजबूत करते रहे, नाराज नहीं हुए, निराश नहीं हुए कि उनका डिमोशन हो गया। इसलिए वो लगातार मेहनत करते रहे और अब उनका समय आया है और हो सकता है
कि पार्टी उन्हें अगला मुख्यमंत्री बना दे। बीजेपी की अच्छी बात यह है कि उसके नेता किसी भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, वो अपनी जमीन को नहीं छोड़ते, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और अनुशासन में रहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा कि महाराष्ट्र में जितनी रैलियां राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और नाना पटोले ने मिलकर नहीं की, उससे ज्यादा रैलियां नितिन गडकरी ने बीजेपी के लिए की। 67 वर्ष के नितिन गडकरी ने 72 रैलियां और रोड शो किए और वो लगातार महाराष्ट्र में पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से मिलते रहे, जिसके लिए आज उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। आज के दिन नितिन गडकरी की कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन नितिन गडकरी ने इस बार जितनी मेहनत की है, शायद लोगों की नजर उस पर अभी तक गई नहीं है। आप चेक करके देखिएगा कि नितिन गडकरी ने अपनी पार्टी के लिए अपने गृह राज्य में कितनी जबरदस्त मेहनत और परिश्रम किया है। आज के नतीजों से पता चलता है कि महाराष्ट्र के लोगों को लोकसभा में शरद पवार चाहिए और विधानसभा में उनका भतीजा अजीत पवार चाहिए। इससे यह भी समझ में आती है बात, क्योंकि अजीत पवार वो नेता हैं जो पिछले 20 वर्षों से एनसीपी में रहते हुए जमीन पर काम कर रहे थे और एनसीपी के कार्यकर्ताओं से उन्हीं का संवाद रहता था। जनता भी यह जानती थी और यह बात महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए उन्होंने लोकसभा में शरद पवार को चुना और विधानसभा चुनाव में क्षेत्रीय राजनीति में अजीत पवार को चुना। उत्तर प्रदेश के बाद देश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें 48 सीटें महाराष्ट्र में हैं, जिनमें से विपक्षी दलों ने 30 सीटें जीती थी इस लोकसभा में, जबकि बीजेपी गठबंधन ने सिर्फ 18 और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ था महाराष्ट्र में। लेकिन आज के नतीजों में यह तस्वीर अब पूरी तरह से बदल गई है। अब आप यह देखिए कि महाराष्ट्र इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पूरे देश में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की है, 40 लाख करोड़ रुपए की। देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा 13% की हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा अरबपति महाराष्ट्र के मुंबई शहर में रहते हैं और इस मामले में मुंबई चीन के बीजिंग से भी ज्यादा आगे है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 7,61,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स महाराष्ट्र से आता है और यह पूरे देश के इनकम टैक्स का 40% है। पूरे देश में सबसे ज्यादा 22% जीएसटी टैक्स महाराष्ट्र के लोग देते हैं। मुंबई में भारत का स्टॉक मार्केट है, मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। इससे आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी का जीतना, महाराष्ट्र में बीजेपी का सरकार बनाना कितना महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र के नतीजे यह भी बताते हैं कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता वास्तविक लोकप्रियता से कितनी अलग होती है। बिग बॉस के पूर्व कॉन्टेस्टेंट एजाज खान ने मुंबई की वर्सोवा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सिर्फ 155 वोट मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। इससे 8 गुना ज्यादा वोट तो सिर्फ नोटा को मिले और एजाज खान के अकेले इंस्टाग्राम पर 56 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन चुनाव में उन्हें सिर्फ 155 वोट मिले हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता वास्तविक लोकप्रियता से अलग होती है। बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया के फॉलोअर्स की संख्या देखकर टिकट दे देती हैं। आज उन्हें यहां से सबक लेना चाहिए। स्वरा भास्कर, जो कि कई फिल्मों में छोटे मोटे रोल कर चुकी हैं, स्वरा भास्कर के पति फहाद अहमद ने शरद पवार की पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने वोटों के लिए एक मुस्लिम धर्मगुरु से मुलाकात की और ये वही मुस्लिम धर्मगुरु थे जो मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ मतदान करने की अपील कर रहे थे। उन्होंने उनसे मिले, फोटो खींची, उनसे अपील करवाई कि सारे मुसलमान इन्हें वोट दें और इस अपील के बावजूद वो महाराष्ट्र की अणुशक्ति नगर सीट पर चुनाव हार गए और स्वरा भास्कर का पूरा के पूरा भाषण जो उन्होंने दिया था, उनका पूरा कैंपेन में हिस्सा लेना, मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ फोटो खिंचवाना, सांप्रदायिकीकरण इसको सांप्रदायिक बना लेना, कुछ काम नहीं आया। राज ठाकरे के बेटे अमित राज ठाकरे भी माहिम सीट से चुनाव हार गए और वो तीसरे स्थान पर रहे। उन्हें 24% वोट मिले और जनता ने राज ठाकरे के बेटे को भी चुनावों में हरा दिया। यह राज ठाकरे के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने मिलकर 48 सीटें जीती हैं, सिर्फ 48, और इतनी सीटों से ये पार्टियां केवल एक ही नेता को राज्यसभा के लिए चुनाव चुनकर भेज सकते हैं। यानी इतनी सीटों पर इन सारी पार्टियों की एक राज्यसभा की सीट बनती है। अब किसे भेजेंगे आप देख लीजिएगा। वर्ष 2026 में महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल 7 सीटें खाली होंगी और शरद पवार के साथ प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और तब विपक्षी दल मिलकर भी किसी एक नेता को ही राज्यसभा के लिए
चुनकर भेज पाएंगे, यानी खुद शरद पवार भी अगर चाहेंगे तो वो भी शायद चुनकर राज्यसभा में ना आ पाए।